पॉलिसी। जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं, जिसे मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आज की इस क्लास में आप सभी के साथ में यहां पे क्लियर करने जा रहा हूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी का अभिन्न अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी? इकोनॉमिक पॉलिसी का इनमें से कौन सा इंटीग्रल पार्ट है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए आंसर यहां पे क्या होगा। नमस्कार रेडिएंट सोनाली, नमस्कार, स्वागत है। किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर ये बताइए कि कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, कितने मार्क्स हमको लेकर आने पड़ेंगे। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप टारगेट रखिए। बहुत बार क्या होता है, कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें डबल को पास किया जाता है, उसके बाद में भी शायद आपका इंटरव्यू हो, नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें आप निकल जाते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी मार्क्स का आपका पेपर है ना, उसमें से टारगेट रख के चलिए 70 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 70 का टारगेट मान के चलिए, अगर आप सेफ साइड मुझसे पूछते हैं तो। इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल आ चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है? तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी दोनों है। और यहां पे आंसर जो है वो आप लोगों ने दे दिया है, बिल्कुल सही कहा। देश को चलाने के लिए वैसे तो देश में बहुत सारी अलग अलग पॉलिसी बनती है, अलग अलग पर्पस से, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन उन नीतियों में जो दो नीतियां हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट नीतियां हैं, उन्हीं नीतियों से देश चलता है। उन्हीं नीति से इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल की जाती है। उन्हीं नीति से सरकार लोन ज्यादा बांटती है, कम बांटती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। वो नीतियां जो है वो दो है, कौन सी? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन इसी क्वेश्चन में बात हो रही थी किसकी बताइए? इस क्वेश्चन में बात हो रही थी आर्थिक नीतियों की। तो गाइज आप सभी को यह पता होना चाहिए, डेफिनेटली आप सभी को यह पता होना चाहिए कि सर ये आर्थिक नीतियां कौन सी होती है, सर ये इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी होती है। क्या इकोनॉमिक पॉलिसी में केवल मौद्रिक राजकोषीय नीति को ही शामिल किया जाता है? क्या आर्थिक नीति में केवल फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी को ही इंक्लूड किया जाता है? तो आंसर होगा नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसी नाम से पता पड़ रहा है कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, है ना, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो सरकार के द्वारा या जो किसी विभाग के द्वारा पॉलिसी बनाई जा रही है, उसी को इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि सर ये बताओ कि इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन कौन सी पॉलिसीज को शामिल किया जाता है। जैसे कृषि के विकास के लिए सरकार कौन सी नीति बनाती है? सरकार कृषि के विकास के लिए कृषि नीति बनाती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि उद्योगों के विकास के लिए कौन सी नीति बनती है, तो आपका आंसर होगा कि उद्योगों के विकास के लिए सरकार के द्वारा जो नीति बनती है उसे औद्योगिक नीति कहा जाता है ना। सरकार की इनकम और सरकार के खर्चों के लिए जो नीति बनती है, उस नीति को क्या कहा जाता है? तो उस नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। उस नीति को कौन सी नीति कहा जाता है? तो राजकोषीय नीति कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मनी सप्लाई के लिए जो नीति बनती है, उस नीति को मौद्रिक नीति के नाम से जो है वो जाना जाता है। उस नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। विदेशी व्यापार के विकास के लिए सरकार के द्वारा व्यापार के विकास के लिए सरकार कौन सी नीति बनाती है? सरकार व्यापार नीति बनाती है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार जो है वो कौन सी नीति बनाती है? तो हमारी सरकार विदेशी व्यापार नीति बनाती है। तो आप देखो कितनी सारी नीति होती है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है पता है? यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बताइए हमारे देश में इनमें से किसे इकोनॉमिक पॉलिसी में इंक्लूड किया जाता है? आर्थिक नीति में इनमें से कौन सी पॉलिसी आती है? अगर क्वेश्चन ये आता है तो ध्यान रखना, हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है
है ना, कौन सी पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है। हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हमारे इंडिया में जो फिस्कल पॉलिसी है, हमारे इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारे इंडिया में जो ट्रेड पॉलिसी है, हमारे इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये सारी की सारी जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में इंक्लूड मान ली जाती है। क्लियर है? क्या सभी को समझ में आ गया है? लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था कि बताओ इकोनॉमिक पॉलिसी में मेन पॉलिसी कौन सी आती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो ध्यान रखना, राजकोषीय नीति जो बनाता है वो सरकार बनाती है। क्वेश्चन आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो आंसर ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। औद्योगिक जो नीति है, औद्योगिक नीति कौन बनाता है, सरकार ही बनाती है। लेकिन सरकार का जो उद्योग मंत्रालय है, हमारी सरकार का जो उद्योग मंत्रालय है, उस उद्योग मंत्रालय के द्वारा हमारे भारत में कौन सी औद्योगिक नीति बनाई जाती है। जो कृषि नीति है वो कौन बनाता है, तो जो कृषि नीति है वो कृषि मंत्रालय बनाया हुआ है हमारे भारत में, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि नीति बनाई जाती है ना। उसके बाद प्रश्न आता है कि बताओ व्यापार नीति जो है वो कौन बनाता है, तो व्यापार नीति भी हमारे भारत में जो उद्योग मंत्रालय है वो उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। और विदेशी व्यापार नीति जो है वो कौन बनाता है, तो जो विदेश मंत्रालय है हमारे भारत में, उसके द्वारा ये विदेशी नीति जो है वो बनाई जाती है। तो आप देखिए कुल मिला के पूरे भारत के विकास के लिए हर एक क्षेत्र के लिए जो अलग अलग नीति बनाई जाती है, उसी नीति को हम आर्थिक नीति कहते हैं। कौन सी नीति होती है ये बता दिया, किस नीति को कौन बनाता है ये भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये प्रश्न हो चुका है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हमारे देश में जो इतनी सारी नीतियां बन रही है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इन नीति का, इन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, क्यों सरकार या आरबीआई या अलग अलग मंत्रालय के द्वारा इतनी सारी नीतियां जो है वो बनाई जा रही है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, आवाज मुझे लगता है आप लोगों को नहीं आ रही थी। सॉरी 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 सॉरी। तो गाइज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे कह रहे थे कि सर आपने जो कोर्स दिया है उस कोर्स में जो कंटेंट है वो पुराना है। तो जो पुराना है, जैसे अकाउंटेंसी में कुछ पुराना होता नहीं है, वैसे अकाउंटेंसी में भी हम रेगुलर अपडेशन करते हैं। तो देखिए आरपीएससी अड्डा उस थीम पे चलता ही नहीं है कि एक बार अगर हमने आपको रिकॉर्डिंग करवा दी और उसी रिकॉर्डिंग कोर्सेज को जो है वो आपको चिपका रहे हैं, ऐसा नहीं है।
अभी अभी एक स्टूडेंट ने बोला भी था ना कि सर हमने पहले किसी और टीचर की वीडियो देखी थी और अब रजत सर की अकाउंटेंसी जो है वो पूरी की पूरी आ गई है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब ये होता है कि हम लेटेस्ट डेटा आपको प्रोवाइड कराते हैं। रही बात इकोनॉमिक्स की, जो मेरा ही सब्जेक्ट है, अगर आपको लगता है कि सर हमको पुराने डेटा दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताऊंगा। जैसे कोई उत्तराखंड का स्टूडेंट है, वो कहता है सर इकोनॉमिक्स में हमारे फॉरेन ट्रेड है, तो आप जाके एक बार मेरे वीडियोस को देखना। फॉरेन ट्रेड में मैंने 2024-25 के जो रिसेंट डेटा है ना, वही मैंने आपको करवाए हैं, बिल्कुल वही करवाए हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात के लिए कि आपको पुराने डेटा करवाएंगे। कुछ भी हम पुराना नहीं करवाते हैं। आरपीएस सेटा उस थीम पे ही नहीं चलता है। रेगुलर बेसिस पे आप मान के चलें 4 से 5 घंटे की रेगुलर रिकॉर्डिंग्स चलती रहती है अलग अलग सब्जेक्ट की। अभी कुछ दिन पहले कंपनी एक्ट पूरा रिकॉर्ड हुआ, उससे पहले इनकम टैक्स पूरा लेटेस्ट रिकॉर्ड हुआ, इकोनॉमिक्स मैंने अभी अभी करवाया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा अभी हुआ है। और वो सारी क्लासेस जो है वो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, उत्तराखंड में, बिहार में, सभी जगह जो है वो लाइव चली है, तो दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो मैं देख रहा हूं संजय, ज्योति, वंदना, राधा, मनीष, सागर, राहुल, इंडिया विक्ट्री, हिमांशी, राहुल, रवि बना, सभी का आंसर यहां पे आ चुका है और सभी ने आंसर भी दे दिया है। वेरी गुड, क्लियर है। वंदना, आपको मेरे साथ समझ में आ गया होगा? तो चलिए जी, मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो चुका है। आज इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है। डी आंसर बिल्कुल सही है। ये जो इतनी सारी पॉलिसीज बन रही है, ये इतनी सारी पॉलिसीज का उद्देश्य क्या है? तो सरकार चाहती है इन पॉलिसीज के द्वारा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। सरकार चाहती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो, सरकार चाहती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। एक बात मैं बताऊं आपको, है ना, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन आता है राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर होगा ये सभी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर बताओ मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य क्या है, तो भी आंसर क्या होगा? ये सभी। मतलब ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट कॉमन पॉइंट हैं। फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्ट आ जाएं तो भी यही पॉइंट आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के आ जाएंगे तो भी यही पॉइंट आएंगे। हाँ, अब अगर ये पूछ ले कि बताओ कृषि नीति, आपसे ये पूछ ले बताओ कृषि नीति के उद्देश्य क्या है, तो कृषि में रोजगार बढ़ाना, कृषि में विकास दर को जो है वो बढ़ाना, समझ रहे हो, कृषि क्षेत्र का विकास करना। उद्योग का लिए ये क्वेश्चन आ जाएगा तो उद्योग का विकास करना, उद्योग में लोगों का रोजगार जो है वो बढ़ाना। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी ये सोच के नहीं जा सकते कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है वही आएगा, लेकिन उससे आसपास आपके कनेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, यही बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे कनेक्टेड, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन कौन करता है? कौन रेस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मेशन के लिए और इंप्लीमेंटेशन के लिए? बताओ कौन है जिम्मेदार? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। माथुर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है। मैं देख रहा हूं आप सभी का आंसर यहां पे आ रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। लेकिन ए और डी, कुछ स्टूडेंट्स का डी भी आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या होगा। स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर सारी क्लासेस यूट्यूब पे मिलेगी। देखिए सारी क्लासेस तो यूट्यूब पे करवाना पॉसिबल नहीं है। एमसीक्यू सीरीज हम कोशिश कर रहे हैं आपको अवेलेबल करवाते रहें, और साथ में जो डिटेल है वो तो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगा। और यस, आप सभी का आंसर आ गया, बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका रेस्पॉन्सिबल विभाग कौन सा है, तो आंसर 100% इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा। आंसर आपका 100% इसमें क्या होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा। अब सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ही आप जानते ही हैं कि
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ही हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जानते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1955 में हुई थी। नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी। ये हमको ध्यान रखना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो समिति हमें ध्यान रखनी है, 3 बैंकों की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो समिति है उस समिति का नाम क्या है? तो समिति का नाम था हिल्टन यंग समिति। मैंने कहा था, बार बार आपको याद करवा दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो समिति का नाम आप ध्यान रखेंगे उस समिति का नाम है एडी गोरावाला। एडी गोरावाला समिति है। और नाबार्ड के लिए जो समिति है उस समिति का नाम आपको ध्यान रखेंगे कौन सी समिति है? तो वो शिवरमन समिति है। कौन सी समिति है? शिवरमन समिति है। तो तीनों बैंकों की स्थापना बता दी है और तीनों की स्थापना में किस समिति की सिफारिश थी ये भी मैंने आपको यहां बता दी है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। हालांकि आज की तारीख में अगर मैं आपसे बात करूं तो आज की तारीख में मॉनेटरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकेला डिसीजन नहीं लेता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति आज आरबीआई गवर्नर अकेला नहीं बनाता, एक समिति है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अभी आपके साथ में। अगला क्वेश्चन है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना रहा है या आरबीआई की पूरी टीम बना रही है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इंक्लूड होता है। बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। क्या मनी और क्रेडिट सप्लाई इसमें इंक्लूड होती है? क्या वेरियस मॉनेटरी मेजर्स इसमें आते हैं? क्या कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट आता है? या सभी चीजें जो है वो मॉनेटरी सप्लाई में इंक्लूड हो जाती है? मैं देख रहा हूं आंसर आ रहे हैं आप सभी के आंसर आ रहे हैं। बात करते हैं सर ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, हमारी इकोनॉमी में जो मुद्रा आपूर्ति है, जो मनी सप्लाई है, मुद्रा आपूर्ति है, उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। कंट्रोल का मतलब होता है प्लस करना और माइनस करना। जब जब आवश्यकता होती है तो मनी सप्लाई को बढ़ा देना। मनी सप्लाई कब बढ़ाएंगे? जब देश में लोगों के पास पैसा नहीं होगा। और मनी सप्लाई कम कब करेंगे? जब देश में लोगों के पास में पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो सरकार इसको कम करेगी। तो कंट्री की सिचुएशन के हिसाब से पैसों की सप्लाई को, पैसे की मात्रा को बढ़ाना और कम करना, इट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। इसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि सर व्हाट डज मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड, मौद्रिक नीति में क्या सम्मिलित होता है। तो क्या मनी और क्रेडिट की सप्लाई इंक्लूड होती है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है 100%। क्या मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे मौद्रिक उपाय आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अरे इन्हीं मौद्रिक उपायों को तो हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक जो उपाय होते हैं उन्हें मात्रात्मक उपाय कहते हैं और एक जो उपाय होते हैं उन उपायों को गुणात्मक उपाय कहते हैं। जो मात्रात्मक उपाय होते हैं उनको हम क्वांटिटेटिव मेजर कहते हैं। जो गुणात्मक उपाय होते हैं उन्हें हम क्वालिटेटिव मेजर कहते हैं। जो मात्रात्मक उपाय होते हैं उसमें बैंक रेट आ जाता है, रेपो रेट आ जाता है, सीआरआर आ जाता है, एसएलआर आ जाता है। ये सब के सब जो है वो मात्रात्मक उपाय हैं। गुणात्मक उपाय में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कुछ अगर दबाव बना जा रहा है, अगर आरबीआई किसी वाणिज्यिक बैंकों पर दबाव बना रही है ना, नैतिक दबाव बना रही है, या आरबीआई किसी वाणिज्यिक बैंक पर प्रत्यक्ष कार्यवाही कर रही है, डायरेक्ट एक्शन कर रही है, ये सब जो उपाय आते हैं ये गुणात्मक उपाय आते हैं और ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे आता है कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट। तो बिल्कुल सही बात है। मॉनेटरी पॉलिसी में पैसे को छापने की कॉस्टिंग भी आती है, उसको कंट्रोल करना ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट होता है। ये सभी आंसर सही हैं। आंसर डी 100% करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आया है, अब ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ज्यादा समय नहीं दूंगा। क्या आ चुका है, चलिए देख लेते हैं। आप सभी ने यहां जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 6 जून से जो टेस्ट होगा उसमें टॉपिक से होंगे क्या, पूरे सब्जेक्ट का? देखो इसका मैंने वीडियो बना रखी है, मैं इसके बारे में अलग से बात नहीं करूंगा। तो आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये रहा आपके सामने। स्पेशली अब देखो क्वेश्चन क्या था, हमने पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था वो ये था कि इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्ट क्या है। अब जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहली बात तो मॉनेटरी पॉलिसी के वो सारे ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट मार दो जो हमने पहले पढ़े थे। क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? रोजगार बढ़ाना। क्या उद्देश्य हो सकता है? इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना। क्या उद्देश्य हो सकता है? इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट करना। ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप ले सकते हो। तो प्राइस में स्टेबिलिटी करना, इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना, फुल एम्प्लॉयमेंट करना, देखो सारे पॉइंट एज इट इज कॉपी पेस्ट हुए हैं, तो कुछ भी याद करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन भी एक तरह से रिपीट ही हुआ है। क्यों मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा रही है? तो बचत ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, पूंजी निर्माण हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो ऑल ऑफ द अबव ये भी प्रश्न यहां पे सही हो जाता है, इसे भी आप यहां पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मौद्रिक नीति के जो उपकरण होते हैं उनमें कौन कौन से उपकरण जो है वो आते हैं, बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं, प्रश्न आ रहा है कि बताओ उस टूल्स में कौन से टूल जो है वो आते हैं, नहीं आते। बताइए फटाफट से आंसर यहां पे क्या होगा। ये भी मुझे लगता है अभी अभी जस्ट ही डिस्कस किया है मैंने अभी अभी आप लोगों से डिस्कस किया है। तो कोई बहुत ज्यादा विशेष समस्या मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको नहीं आने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं उसमें मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, चयनात्मक भी होता है। लेकिन सुनो, चयनात्मक अलग से नहीं होता, चयनात्मक को ही गुणात्मक कहते हैं, ध्यान रखना। ये दोनों जो है ना वो एक ही है, ध्यान रखना, ये दोनों एक ही हैं। मात्रात्मक को ही हम सामान्य उपकरण भी कहते हैं। मात्रात्मक उपकरणों को ही हम कौन से उपकरण कहते हैं? सामान्य उपकरण कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसका लॉजिक समझ लो। ये मैं आपको बता चुका था कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो क्या काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, पैसों की जो मात्रा है, मुद्रा की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में अलग अलग तरह के हथियार हैं। अब वो जो हथियार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, वो दो तरह के हथियार हैं। एक हथियार वो हथियार है जिन्हें कहा जा रहा है मात्रात्मक उपकरण। नाम से ही पता पड़ रहा है, क्वांटिटेटिव मेजर, मतलब जो परिवर्तन होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो काम करेगा उसमें मात्रा में परिवर्तन करेगा, क्वांटिटी में परिवर्तन करेगा। बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इनकी क्वांटिटी बदल गई, समझ गए। इसलिए, और जब ये बदलता है, जब बैंक रेट में परिवर्तन होगा तो बैंक रेट में परिवर्तन होने से सभी बैंकों पर जो प्रभाव है वो एक जैसा होगा, ध्यान रखना। क्यों कहते हैं इसको सामान्य उपकरण? इसको सामान्य उपकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है वो सभी पर एक जैसा होता है, ध्यान रखना, सभी पर एक जैसा होता है। इंपैक्ट जो होता है वो सारे बैंकों पर एक जैसा होता है। बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर में चेंज करने से जितने बैंक्स हैं उन सभी पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन उपकरणों को सामान्य जनरल टूल्स कहते हैं। ये इन उपकरणों को हम चयनात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो तीर है ना, ये जो तीर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चला रहा है, इस तीर का प्रभाव सभी बैंकों पर एक जैसा पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी पर्टिकुलर बैंक पे चला रहा है,
कोई कमर्शियल बैंक है जो बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा लोन दे रहा है, सरकार ने कह रखा है, आरबीआई ने कह रखा है भैया एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा लोन बांटो और इंडस्ट्री को कम लोन बांटो, लेकिन ये जो बैंक है ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कहेगा देख भाई मान ले तेरा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, मान ले प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे तेरे ऊपर, तू नहीं मानेगा तो जब ये ऐसा होता है तो ये वो हथियार हैं जिनका प्रभाव किसी स्पेसिफिक बैंक पर पड़ेगा, जिनका प्रभाव किसी विशिष्ट क्षेत्र पर पड़ेगा, इसलिए इसे चयनात्मक कहा जाता है। अब मुझे लगता है कभी आप भूलोगे नहीं, ईमानदारी से बताओ क्या सभी को समझ में आ गया है? चयनात्मक कहते हैं, याद थोड़ी करना है, समझना है कि चयनात्मक क्यों है, क्यों इन्हें सेलेक्टिव कंट्रोल्स कहते हैं, क्योंकि सेलेक्टेड सेक्टर्स पर या सेलेक्टेड बैंक्स पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए यह सेलेक्टिव है। तो गुणात्मक और चयनात्मक एक नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। मात्रात्मक सामान्य उपकरण एक नाम है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है, जो आप सभी ने दे दिया है, दिक्कत नहीं है। बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो आप सभी ने आंसर दे दिया है। यहां पे इस क्वेश्चन की भी क्रिया प्रतिक्रिया पता चल रही है, आप सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो हमारे जाबाज विद्यार्थी हैं, जो डेली आते हैं और डेली बहुत ही बढ़िया जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे देते हैं, और मैं देख रहा हूं कि आप सभी का आंसर भी यहाँ पे आ रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि बताओ, अभी अभी बात करी थी मात्रात्मक की और गुणात्मक की, क्वेश्चन ये कह रहा था बताओ मात्रात्मक विधियों में किस पर प्रभाव पड़ता है, जो प्रभाव है, जो अफेक्ट है वो किस पर पड़ता है? क्या क्रेडिट के एक्सपांशन पर पड़ता है, क्या क्रेडिट के कॉन्ट्रैक्शन पर पड़ता है, या क्या इन दोनों पर प्रभाव पड़ता है? तो सर आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है ना। ये जो एक्सपांशन है ना, एक्सपांशन का मतलब होता है विस्तार। तो वास्तव में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नीति बनाता है वो विस्तारवादी नीति बनाता है। या तो जो पॉलिसी बनेगी वो विस्तारवादी नीति होगी जिसे एक्सपांशनरी पॉलिसी कहते हैं, और या जो पॉलिसी बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग संकुचित नीति के नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी कोई हथियार चलाता है, जब भी कोई हथियार चलाता है, तो वो हथियार के दो ही उद्देश्य हो सकते हैं, या वो जो हथियार चलाया जा रहा है वो दो पर्पस से ही निकलेगा। या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपांशनरी पॉलिसी बनाती है या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनाती है। सर एक्सपांशनरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक्सपांशनरी पॉलिसी विस्तारवादी नीति का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विस्तार करना चाहती है, एक्सपांशन करना चाहती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ ये विस्तारवादी नीति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को बढ़ाती है या कम करती है? मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। और कॉन्ट्रैक्शनरी नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है। इसका मतलब इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो जब डिमांड कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, प्राइस लेवल कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कहते हैं। हर एक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है ना। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है और कब इसका यूज किया जाता है, एक्सपांशनरी पॉलिसी क्या होती है, कब इसका यूज किया जाता है, यह आपको समझ में आ गया है क्या? वापस एक बार समझा दूं। एक्सपांशनरी पॉलिसी, विस्तारवादी नीति, मतलब कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माइंड में चल रहा है विस्तार करना है,
इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ विस्तारवादी नीति का प्रयोग इनमें से कौन सी अवस्था में किया जाता है? क्या मंदी में प्रयोग किया जाएगा, क्या तेजी में प्रयोग किया जाएगा? तो ध्यान रखना आंसर क्या होगा। चलो आपसे पूछता हूं, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे, जल्दी से बताओ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ ये एक्सपांशनरी जो पॉलिसी है इसका यूज कौन सी सिचुएशन में किया जाएगा, जल्दी बताओ। मंदी में करेंगे या तेजी में करेंगे, डिप्रेशन में करेंगे या इन्फ्लेशन में करेंगे? एक बार जल्दी से बताओ फटाफट से। अब ये जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपके माइंड में चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए माइंड में? माइंड में यह चलना चाहिए कि सर सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपांशन कर रही है क्रेडिट का, मतलब सरकार क्रेडिट का एक्सपांशन कर रही है, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाने की बात कर रही है। मनी सप्लाई को बढ़ाने की बात कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। कम जब होगी तो डिप्रेशन होगा। आंसर होगा इस प्रश्न का डिप्रेशन, आंसर होगा इस प्रश्न का मंदी। तो मंदी की स्थिति में क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है। बताओ मंदी की स्थिति में आरबीआई के द्वारा इनमें से कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है? तो आंसर होगा डिप्रेशन। मंदी की स्थिति में एक्सपांशनरी पॉलिसी बनती है और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कब बनती है? तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बनती है। इन्फ्लेशन को हम यहां पे महंगाई कहते हैं। तो महंगाई है, महंगाई का मतलब पैसा बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनकर कंट्री की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, दीजिएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। प्रश्न आपके सामने, सभी के सामने है। एक मैसेज हमारा आया हुआ है हमारे दूसरे चैनल पे कि सर मैं बीए इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन कर रहा हूं और आप इकोनॉमिक्स के लिए भी वीडियोस जो है वो बनाइए, आपका कोचिंग सेंटर कहाँ पे है? देखिए कोचिंग सेंटर तो हमारा एक छोटे से खूबसूरत शहर में है, जैसे उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक बहुत अच्छा स्टेट है, कुछ छोटे छोटे से वहाँ पे जो जिले हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, वैसे ही राजस्थान में एक सुंदर सा जिला है जिसका नाम है उदयपुर, वहाँ पे हमारा सेंटर है। ऑफलाइन हम लोग क्लासेस चलाते हैं पर मेन हमारा जो फोकस है वो ऑनलाइन ही रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में हमें जगह जगह के अलग अलग स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो मिल जाते हैं, तो आप सभी का प्यार हमें बहुत सारा मिल जाता है। अब बात करते हैं सर बीए इकोनॉमिक्स के लिए वीडियोस बनाओ, वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे ही एक कमेंट आया था सर यूजीसी इकोनॉमिक्स के लिए वीडियोस बनाओ, तो मैं हमेशा ये कहता हूं बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या एमबीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स हो, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से हो, मेरा हर एक वीडियो आप सभी के काम का है। तो जो भी मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूं आप इस चैनल पर बने रहें। मैं कोशिश करता हूं हर दिन बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं, तो जो वीडियोस मैं बना रहा हूं उसको आप लगातार विपिन कुमार जी देखते रहिए, मुझे लगता है डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास कोमल लगा देंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, आपके हर एक मैसेज को हम लोग देख लेते हैं, है ना? बिल्कुल। अरे इस चैनल पर जितनी क्लास होती है वो सारी क्लास हर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप रेगुलर बेसिस पर बस क्लास लिया करो, आनंद लो, बस हम बहुत सारी चीजें करवाएंगे आपको। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, इनमें से कौन मात्रात्मक विधि होती है? मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटेटिव बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसमें जो परिवर्तन है वो क्वांटिटी में होंगे। तो क्वांटिटी में जो परिवर्तन है वो किस में होंगे? बैंक रेट में चेंज करना, सीआरआर में चेंज करना, एसएलआर में चेंज करना, है ना? ये सब की सब, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी की सारे जो है वो
क्वांटिटेटिव में ही आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण विधियां हैं, बताओ। इनमें से कौन गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं, जल्दी से बता दो। ये भी मुझे लगता है आप बहुत आराम से इस प्रश्न का भी आंसर जो है वो दे सकते हैं, बताइए फटाफट से। आप सभी के रुझान आने लग गए हैं मेरे सामने। साख की राशनिंग करना, बहुत बार ये स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर इसका मतलब क्या है। अब मेरी भी आदत थोड़ी सी बुरी है, पिछला प्रश्न भी मेरे माइंड में आ रहा था, थोड़ा समझाऊं पर मैं सोच रहा था आगे बढ़ जाऊं, पर चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया, पर अगर हमें ये पता ही नहीं है कि इनका मतलब क्या होता है तो थोड़ी समस्या है। थोड़ा सा मैं अपने तरीके से आप लोगों को बता देता हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, बैंकों का बैंक कौन होता है, बताइए फटाफट से। बैंकों का बैंक, इनमें से कौन सा बैंक होता है जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, जल्दी से आंसर दो। तो भैया बैंकों का जो बैंक होता है उसी को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लोन देता है। क्या देता है बोलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लोन देता है। सर लोन किसे देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है किसे, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है किसे देता है, तो कमर्शियल बैंक को देता है। जब लोन देता है तो वो लोन दो कैटेगरी का होता है, या तो वो लोन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, या जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है ना। या जो लोन होता है, आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, और जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, या जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, तब कमर्शियल बैंक पूछता है आरबीआई से, या कमर्शियल बैंक कहता है आरबीआई को कि सर मुझे लोन चाहिए। आरबीआई बोलता है भैया देख तेरे को लोन दे देंगे, तो ये बता तुझे जो लोन है वो किस पीरियड के लिए चाहिए, कितनी अवधि के लिए चाहिए। अगर तुझे कम समय के लिए चाहिए तो तुझे जो लोन मिलेगा वो कौन सी रेट पे मिलेगा, उसे हम रेपो रेट कहेंगे। और अगर तुझे लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो जो तुझे लोन मिलेगा उस लोन को क्या कहा जाता है बोलो, उस लोन को बैंक रेट कहा जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको अब पढ़ाने की आवश्यकता है कि रेपो रेट क्या होता है और बैंक रेट क्या होती है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन उधार दिया है, या वो रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से अल्पकाल के लिए पैसा उधार लिया है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और वो रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से दीर्घ अवधि के लिए ऋण लिया है उसे बैंक रेट कहा जाता है। मुझे लगता है आप सभी को पता चल गया होगा क्या होता है। और कमर्शियल बैंक जो लोन देती है, वो लोन देती है बोलो किसे, कमर्शियल बैंक लोन देती है पब्लिक को लोन देती है। और पब्लिक को जिस रेट पर लोन देती है उस रेट को इंटरेस्ट रेट कहा जाता है, उस रेट को ब्याज दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्याज दर कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। डन है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा रेपो रेट, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब एक कहानी और समझ लो, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक के पास में जो डिपॉजिट होती है उसका जो है कुछ परसेंटेज लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में रखना होता है। बहुत ध्यान से समझना, सीआरआर और एसएलआर बता रहा हूं। अब मैं आपको सीआरआर और एसएलआर बता रहा हूं।
कमर्शियल बैंक के पास में जितनी भी जमाएं हैं, पब्लिक का जो पैसा जमा है, उस जमा में से कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक अनुपात के रूप में रखना पड़ता है। जो रेशियो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, जो रेशियो कमर्शियल बैंक अपने पास में तरल रूप में रखता है ना, जो पैसा कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है, मेंटेन बाय ओन इन लिक्विड फॉर्म, हर कमर्शियल बैंक को अपनी डिपॉजिट का कुछ पैसा अपने ही पास लिक्विड रेशियो में रखना पड़ता है। उस रेशियो को एसएलआर कहते हैं। और हर कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास रखना होता है। आरबीआई के पास रखना होता है। उस रेशियो को क्या कहा जाता है? उस रेशियो को सर सीआरआर कहा जाता है। मैंने 5 मिनट में आपको बैंक रेट, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, सीआरआर और एसएलआर की डेफिनेशन बता दी है। एक बार जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सर रेट भी तो बता दो, प्रेजेंट बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो चलो ये भी प्रश्न आप सभी को, सर वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, वर्तमान में बैंक रेट कितनी है, और वर्तमान में सर रिवर्स रेपो रेट कितनी है, सर ये भी बता दो रेट, प्रेजेंट रेट बता दो। याद रखोगे वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? तो ध्यान रखना रेपो रेट जो है वो प्रेजेंट में रेपो रेट जो है वो 6% है। कितनी है? 6% रेपो रेट है। डन है। अगर पूछा जाए कि सर बैंक रेट कितनी है, तो बैंक रेट ज्यादा है, तो 6.25% जो है वो प्रेजेंट में बैंक रेट है। ये जो रेट बता रहा हूं ना, ये 9 अप्रैल 2025 की है। ध्यान रखना 9 अप्रैल 2025 को जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उस डेट को रेट बता रहा हूं मैं आपको। और प्रेजेंट में जो है वो समझ में आ गया है, रेपो रेट समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछे सर ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो एक बात और ध्यान देना, एक बात और ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक जो है अपनी डिपॉजिट का एक्सेस कैश को, कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस कैश को कहां जमा कराता है? आरबीआई के पास जमा करवाता है। कमर्शियल बैंक के पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है, कमर्शियल बैंक उस एक्स्ट्रा पैसे को किसको दे देता है? आरबीआई को दे देता है, और कहता है कि सर ये पैसा एक्स्ट्रा है, थोड़ा बहुत ब्याज दे देना। उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा कैश को किसके पास जमा करवा देता है? आरबीआई के पास जमा करवा देता है, जिसके बदले में आरबीआई पैसा देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट की वर्तमान दर 3.35% है। बताओ कितनी है? 3.35% है। बताओ, कोई डाउट? प्रेजेंट सीआरआर एंड एसएलआर रेट, ये भी प्रश्न आ ही रहा होगा। सर जब इतना बता दिया है तो ये भी बता ही दो, ये भी सुन लो। वर्तमान में जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, वो है 18% का, और वर्तमान में जो सीआरआर है वो है 4% का। अब यहां से प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बताओ प्रेजेंट डेट क्या है, तो मुझे लगता है तो कि आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। मनीष जी, आज की तारीख में मॉनेटरी पॉलिसी साल में 6 बार आती है। साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी आती है, हर 2-2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आती है ना। हमारे साहिल जी बोल रहे हैं सर एक बार और सीआरआर और एसएलआर समझा दो। तो सुनो बहुत ध्यान से साहिल जी, कहानी क्या होती है कि कमर्शियल बैंक जो है ना बड़ा लालची होता है, और कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है। और कमर्शियल बैंक जो पैसा कमाता है वो कैसे कमाता है? लोगों को लोन बांट के कमाता है।
तो कमर्शियल बैंक की इच्छा तो यह होती है कि जितना पैसा है ना वो सारा पैसा लोन के रूप में बांट दे, समझ रहे हो। लेकिन सारा पैसा बांट दिया और जो पैसा जनता का पड़ा हुआ है, जब जनता पैसा लेना चली गई तो कमर्शियल बैंक पैसा कहां से देगा। इसलिए जो आरबीआई है, जो बैंकों का बैंक है, सारे बैंकों के पिताजी हैं, तो पिताजी ने अपने बेटों को कहा, सुनो बेटो, तुम्हारे पास में जो पैसा पड़ा हुआ है ना उसका कुछ परसेंटेज तुम अपने पास हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखो। ये लिक्विड फॉर्म में कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये जो लिक्विड बोला है ना, इस लिक्विड में क्या हो सकता है, लिक्विड में कैश भी हो सकता है, लिक्विड में गोल्ड भी हो सकता है, लिक्विड में मार्केटेबल सिक्योरिटी भी हो सकती है। तो तुम्हारे पास में जो डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज तुम अपने ही पास में मेंटेन करो। कितना है वो, 18% मेंटेन करना पड़ेगा ताकि समस्या तुमको नहीं आएगी। और सुनो बेटो, तुम्हारे पास में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो पैसे का कुछ परसेंटेज तुम हमको भी दे दो, ताकि तुम कभी कोई बैड डेब्ट कर दो, तुम कभी किसी कस्टमर का जो पैसा है पैसा डूब जाए, नीरव मोदी पंजाब नेशनल वाला घोटाला जैसा घोटाला कर दोगे तो बैंक तो हमारे पास में, लोग तो हमारे पास में आएंगे, लोग तो हमारे पास में आएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है, बेटो सुनो, तुम्हारे पास में जो पैसा पड़ा हुआ है उसका 4% तुम हमारे पास में जमा करवाओगे, ताकि जब भी लोग हमसे पैसा मांगने आएंगे वो पैसा हम उनको दे पाएंगे। और आपका पैसा जो पड़ा हुआ है ना आरबीआई में, आपका पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है वो पैसा सेफ तो है, पर 5 लाख तक ही सेफ है, ध्यान रखना। 50 लाख पैसा पड़ा हुआ है आपका बैंक में, सेफ आरबीआई गारंटी 5 लाख की लेता है, बाकी आपका पैसा रिस्क में है। अब आप सोच लो आपको उसका क्या करना है। फिलहाल मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और क्वांटिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से मेथड आते हैं ये आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं जा रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। बढ़िया प्रश्न है ये भी आप सभी के सामने, जल्दी से दीजिए आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण की विधियों में शामिल होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। पापा की बात है, बेटों को तो माननी ही पड़ेगी। क्वेश्चन बोल रहा है गुणात्मक या चयनात्मक में कौन से नियंत्रण आते हैं। साख की राशनिंग करना बिल्कुल आता है, मार्जिनल रेट में परिवर्तन करना यह भी आता है, और कंज्यूमर के क्रेडिट को कंट्रोल करना यह भी आता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, मुझे लगता था आप दे चुके हो, शायद डी है। अब आप कहोगे ये साख की राशनिंग, सर ये राशनिंग का मतलब क्या होता है। राशनिंग का मतलब होता है बांटना। अरे बैंकों के पास में जो पैसा पड़ा होता है तो क्या बैंक वाले उस पैसों को पहले से डिसाइड नहीं करते होंगे कि कितना पैसा किस क्षेत्र को बांटना है, एससी एसटी को कितना बांटना है, जो नई नई इंडस्ट्री है, जो स्टार्टअप है, उनको कितना लोन बांटना है, किसानों को कितना देना है, इंडस्ट्री को कितना देना है, सर्विस सेक्टर को कितना देना है, ये पहले से डिसाइड होता होगा ना। बजट में ये सारी चीजें पहले से फिक्स हो जाती है। तो जब सरकार ये जो परसेंटेज फिक्स कर रखे हैं, इन परसेंटेज में जो बंटवारा कर रखा है, लोन को बांटने का जो बंटवारा कर रखा है, जब सरकार इसमें परिवर्तन कर दे, इसे कहते हैं साख की राशनिंग करना, है ना। चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, सर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली लोन अमाउंट और सिक्योरिटी का अंतर होता है। यार एक बात बताओ, आप जो बैंकों से लोन लेते हो, ईमानदारी से बताओ, वो जो लोन लेते हो उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी देनी पड़ती होगी, यस और नो। सिक्योरिटी देनी पड़ती होगी। वो सिक्योरिटी का अमाउंट बताओ, लोन से ज्यादा होता होगा या कम होता होगा, बताओ। लोन से ज्यादा होता है या कम होता है। आप कहोगे सर सिक्योरिटी का अमाउंट तो लोन से ज्यादा ही होता होगा। अगर हमने 10 लाख का लोन लिया है तो सिक्योरिटी 15 लाख की होगी, तभी तो हम लोन चुकाएंगे। अगर सिक्योरिटी कम होगी तो हम तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है लोन लिया है माइनस सिक्योरिटी। लोन लिया है 10 लाख का, सिक्योरिटी है 15 लाख की, तो मार्जिन और रिक्वायरमेंट यहां पे 50% हो गया एक तरीके से। तो सरकार इस परसेंटेज में भी परिवर्तन करके देश की जो मनी सप्लाई इसको कंट्रोल करती है, सिंपल सी बात है। तो ये भी आपका गुणात्मक कंट्रोल ही है। और सरकार का जो क्रेडिट के नियम है,
कभी कभी बहुत कठोर शर्तों पर नियम मिलते हैं, कहीं बहुत उधार में मिलते हैं। ये सभी की सभी जो है वो गुणात्मक नियंत्रण में आते हैं। आंसर यहां डी सही है, लेकिन लॉजिक मैंने आपको यहां पे सभी का बता दिया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अभी अभी बताया था CRR 4% है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि बताओ CRR का मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है। CRR का मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो कितना हो सकता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है यहां पे, SLR का प्रतिशत अधिकतम कितना हो सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। SLR का परसेंटेज कितना हो सकता है और CRR का परसेंटेज कितना हो सकता है, ये दोनों ही प्रश्न जो है वो आपको आने चाहिए। यहां पे आंसर आप लोगों का आ रहा है। आंसर कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं 15। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आप तुक्का लगा रहे हो, और जिन क्वेश्चन में आप तुक्का लगाते हो तो वो क्वेश्चन तो गलत होने की संभावना बन ही जाती है, तभी तो A, C, D अलग अलग जो आंसर है वो यहां पे आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम CRR का परसेंटेज कितना होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है CRR कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था। आंसर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 15%। मैक्सिमम CRR जो है वो 15% हो सकता है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लिमिट कितनी है ध्यान रखना, CRR की जो लिमिट है ना वो 3 से 15% की है। कितनी लिमिट है, CRR की जो लिमिट है वो 3 से 15% की है। और यही क्वेश्चन अगर SLR से पूछा जाता, SLR की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो ध्यान रखना SLR की जो मैक्सिमम लिमिट है वो ध्यान रखना कितनी है, वो 40% है। SLR की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, वो 40% है। ये भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। वास्तविकता में तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है, जो आपको डिसीजन मेकिंग सिखाएगा कि बताओ किसका क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। जल्दी से दीजिए प्रश्न का आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप सभी के सामने है। यार सबसे पहले तो एक बात बताओ, इस क्लास में ऐसे कौन पापी हैं जो लगातार मेरी क्लास देख रहे हैं, 1 घंटे से लगातार क्लास देख रहे हो और लाइक भी नहीं किया है अभी तक। मतलब हद हो गई है। इतने एफर्ट्स लगाने के बाद में अगर लाइक और शेयर के लिए आपको कहना पड़ जाए तो बड़ी खतरनाक बात हो गई है। बहुत ज़्यादा तो विज्ञापन करना नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ध्यान रखो यार इस बात का, है ना। तो जिन भी पापियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से जो है वो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहा करो, ताकि मैक्सिमम विद्यार्थियों को जो इन सेशंस का बेनिफिट जो है वो मिल पाए, है ना। फिलहाल मैं देख रहा हूं आंसर आ रहा है बहुत सारे विद्यार्थियों का। साहिल, कविता, रवि, रमेश, समरीन, ज्योति, आरती, पूनम, शालू, शक्तावत, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। मतलब ये क्वेश्चन क्या है समझते हैं। अब ये जो क्वेश्चन बात कर रहा था इसको समझते हैं और इसके लॉजिक को भी समझते हैं क्या है। फिलहाल आंसर यहां पे अलग अलग जो है वो आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक रेट बढ़ने से क्या होता है। एक बात अपने माइंड में सेट कर दो जो अभी आपको समझ में आ भी जाएगी।
कि बैंक रेट बढ़ने से होता क्या है। देखो, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सबका प्रभाव एक जैसा होता है, सबका प्रभाव एक जैसा होता है। इन सभी को बढ़ा दो, इन सभी को बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, खेल खत्म। एग्जाम में अगर 10 सेकंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा ना, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक तुमको मैंने बता दी है। प्रभाव रिवर्स होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक रेट, अच्छा क्यों होता है, चलो लॉजिक भी बता देता हूं, क्यों होता है उसका लॉजिक भी बता देता हूं। लॉजिक ये है कि जो बैंक रेट है वो बढ़ जाती है। अब जब बैंक रेट बढ़ जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बैंक रेट बढ़ने से कहीं ना कहीं लोन जो है ना, लोन महंगे हो जाते हैं। बैंक रेट बढ़ने से लोन महंगे हो जाएंगे। जब लोन महंगे होंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, लोग लोन कम लेंगे। मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्राइस जो है वो क्या हो जाती है, बोलो, प्राइस कम हो जाती है। और सभी का इंपैक्ट एक जैसा है। मैंने कहा था ना, रिवर्स इंपैक्ट होता है। बैंक रेट बढ़ती है तो मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस भी कम होगी। समझ गए। अब आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक रेट बढ़ने से क्या हो जाता है, साख महंगी हो जाती है। खत्म बात, लोन महंगे हो जाएंगे, साख महंगी हो जाएगी, एक ही बात है। आंसर ये सही है, जिन्होंने ये आंसर दिया उनका सही है, पर मैं देख रहा हूं इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर गलत आ रहा है। एक बार ईमानदारी से बताओ, जिन्होंने आंसर गलत किया, क्या उनको अब समझ में आया, क्या उनको ये कहानी समझ में आई पूरी। अभी गलती करोगे चलेगा, एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार जल्दी से बता दो कि आप सभी को क्लियर हो चुका है क्या। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या इंक्लूड होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दीजिए फटाफट से आंसर क्या होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन नाम से ही पता पड़ रहा है, इसे हम OMO कहते हैं, OMO कहते हैं। प्रश्न ये कह रहा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, क्या उसमें जो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो शामिल हो जाती है, क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था, इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात मुझे लगता है इस क्वेश्चन में नहीं थी आप लोगों को। आंसर यहां भी मुझे लग रहा है कि सभी का जो है वो सी आ रहा है। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज भी करता है और सेल भी करता है और कंट्री की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही कहा। तो आंसर यहां पे ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब इसमें ये भी समझ लो, ये भी समझ लो कि इनका जो इफेक्ट है वो क्या होगा। क्या आप मुझे बताओगे, क्या आप मुझे बताओगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई पे, इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज है वो पड़ी हुई है कमर्शियल बैंक के पास में, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटीज को खरीदा है, किससे खरीदा, कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक के पास में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, मनी सप्लाई जो है वो इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इससे जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिए जाते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटीज को परचेज किया है, बताओ परचेज करने से इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही आरबीआई ने खरीदा, किससे खरीदा, कमर्शियल बैंक से खरीदा, तो आरबीआई ने खरीदा है, कमर्शियल बैंक ने बेचा है, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा जाएगा, उनके पास में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो वो लोन ज्यादा बांटेंगे, लोन ज्यादा बांटेंगे तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको रखना है। डन है। अगला प्रश्न आपके सामने,
सीआरआर के अंतर्गत क्या आता है बताओ। सीआरआर के अंतर्गत आता क्या क्या है यह आपको बताना है। जल्दी से दीजिए आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का। सीआरआर में क्या आता है यह आपको बताना है। अभी अभी बताया मैंने आपको, सीआरआर वो परसेंटेज होता है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने ही पास, नहीं सॉरी, हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रखना होता है। पर क्वेश्चन यह है कि सर डिपॉजिट तो दो तरह के होते हैं। मेरा जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो दो तरह का है। एक तो वो पैसा जो मैंने सेविंग अकाउंट में जमा करवा रखा है, जो पैसा मेरा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है ना, ध्यान रखना उस पैसे को कहा जाता है कौन सी डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। एक नया कंसेप्ट आया हमारे सामने, सर ये डिमांड डिपॉजिट कौन सी होती है, सर ये मांग जमा कौन सी होती है। तो डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, वो जमा होती है जो आपके मांगने पर बैंकों को देनी पड़ेगी। तो आपका कौन सा पैसा ऐसा है जो बैंक के पास पड़ा हुआ है, जो बैंक को देना होगा, जो पैसा सेविंग अकाउंट में है। तो ध्यान रखना, जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है वो होता है, सेविंग में कह दो या करंट में कह दो, वो होता है डिमांड डिपॉजिट। लेकिन कुछ पैसा आप बैंक को ऐसा भी देते हो जिसमें आप कहते हो भैया पैसा ले लो, 5 साल तक मैं पैसे के लिए पूछूंगा नहीं, 5 साल के बाद एक निश्चित रिटर्न मुझे चाहिए, उसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट का मतलब कुछ नहीं है एफडी, एफडी को ही टाइम डिपॉजिट कहते हैं। ध्यान रखना, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जो एफडी है, एफडी का पैसा, सेविंग अकाउंट का पैसा, दोनों को मिलाते हैं। ध्यान रखना, दोनों पैसा मिला के जितना पैसा पे पड़ा हुआ है कमर्शियल बैंक के पास में, उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है, जो आज की तारीख में 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वर्तमान में सीआरआर कितना है बताओ, बताइए। 2024 की बात हो रही है, मैं तो 25 तक पहुंच चुका हूं। मैंने तो आपको लेटेस्ट बता दिया है 2025 में कितना था। लेकिन आप इस क्वेश्चन को अगर 2025 भी करते हो ना, 2025 भी करते हो तो भी आप यहां पे जो है वो आराम से आंसर दे सकते हो। आंसर सेम है, आंसर सेम है। 2024 से लेकर 2025 में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आंसर हो जाएगा 4%। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीआरआर इज इंक्रीज टू अचीव। जब सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ सीआरआर को बढ़ाने से होता क्या है, सीआरआर में वृद्धि का उद्देश्य क्या होता है बताइए। क्या करेंसी में एक्सपांशन हो जाता है, क्या करेंसी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, बताओ। अब तो मुझे लगता है आप आराम से इस प्रश्न का जो आंसर है वो दे सकते हो। कोई ज्यादा समस्या मुझे लगता है आप लोगों को नहीं आने वाली है। दीजिए फटाफट से आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं लगातार फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी लें। देखिए फर्स्ट पेपर हम लोग नहीं करवाते, आरपीएससी इंटा स्पेसिफिक हमेशा कॉमर्स में ही डील करता है, वही हमारा सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उसी में हम डील करते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल सिमरन, सुरेखा, प्रदीप, पूनम, राहुल, रमेश, आरती, मनोज, आकाश, साहिल, मनीष, सभी का आंसर यहाँ पे आ चुका है। और आप सभी ने जो आंसर दिया है वो बहुत बढ़िया दिया है। आइए देख लेते हैं एक बार क्या कहा है आपने, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा था कि सीआरआर अगर बढ़ जाता है, प्रश्न ये कह रहा था, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि सर अगर सीआरआर बढ़ जाता है तो सीआरआर बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। आप सभी के आंसर यहां पे आ गए थे। सीआरआर बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने आंसर गलत भी दिया है, सी भी दिया है, मैक्सिमम बच्चे हालांकि आंसर बी ही दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, जब सीआरआर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंकों को
अब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास ज्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की, जो कैपेसिटी है वो लोन देने की, वो कम होगी। जब लोन देने की कैपेसिटी कम होगी तो मनी सप्लाई कम होगी, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में वो आएगा, बी होगा। मुझे लगता है आपका थोड़ा बेस बन गया होगा, बेस बन गया होगा। ये 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में 1991 में आए थे, तो ये कंपैरेटिव सिचुएशन समझने के लिए है कि जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था तो हमारे इंडिया में एसएलआर कितना था। क्योंकि 1991 के बाद हमारे भारत में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे सुधार हुए, जिसमें एक फाइनेंशियल रिफॉर्म भी हुआ, आर्थिक सुधार भी हुआ, और वो आर्थिक सुधारों का ही तो परिणाम है कि आज हमारे भारत में एसएलआर केवल और केवल 18% रह गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ पहले ये रिफॉर्म कितना था, ये आपको यहां पे बताना है, और ये परसेंटेज है ए 38.5%, है ना। कभी कभी मेरी टोन आपको मोदी जी जैसी लगती है, चलिए मैं 0.05% भी अगर कुछ कॉपी कर रहा हूं या उनके जैसा दिख रहा हूं तो बढ़िया बात है, थैंक यू सो मच। तो आंसर यहां जो आ रहा है वो ए आ रहा है, और ए आपने जो दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। बताइए, जो गुणात्मक साख नियंत्रण होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इनका प्रभाव क्या होता है। क्या इनमें चेंज करने से यूज ऑफ क्रेडिट बदल जाता है? क्या इनमें चेंज करने से चेंज इन डायरेक्शन बदल जाता है? क्या ए और बी दोनों सही है या नन ऑफ द अबव? बढ़िया प्रश्न है। मैंने आपको दोनों में, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, मात्रात्मक गुणात्मक, दोनों में अंतर बताया है मैंने आपको, और क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्टिंग क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, कि बताओ, मैंने कहा था दो तरह के हथियार होते हैं। एक हथियार है जो किसी स्पेसिफिक बैंक पर लगेगा, और एक हथियार वो है जो सभी पर एक जैसा लगेगा। कुछ याद आ रहा है? बी सी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ाया उसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। गलत होने की संभावना होनी नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो जब गुणात्मक नियंत्रण होता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है। तो देखिए, साख के उपयोग में भी परिवर्तन होता है और साख के डायरेक्शन में भी चेंज होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आंसर बी और सी अलग अलग जो है वो यहां पे आ रहे हैं। जो स्टूडेंट आंसर कह रहे हैं सी, वो बिल्कुल सही है भैया। यूज ऑफ क्रेडिट में भी डिफरेंस आएगा और डायरेक्शन में भी जो है वो डिफरेंस आएगा। कोई लोन ज्यादा लेंगे, कोई लोन कम लेंगे, और यूज कहीं बढ़ेगा कहीं कम होगा। सी आंसर यहां पे सही है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करी है, उसके उद्देश्य की बात करी है, लेकिन भारत में मॉनेटरी पॉलिसी की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी लिमिटेशन जो है वो क्या है? यह आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा था। दीजिए फटाफट से आंसर यहां पे क्या होने वाला है। आंसर आप सभी का आ गया है। लिमिटेशंस इनमें से क्या है क्वेश्चन बोल रहा था। तो भैया, हमारा जो बिल मार्केट है, मनी मार्केट है, वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप है, ये सही बात है। मनी मार्केट जो है वो कमजोर है, ये भी सही बात है। लैक ऑफ आरबीआई कंट्रोल ओवर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित जो क्षेत्र होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये भी सही आंसर है। तो ये सभी के सभी जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाते हैं, है ना। 18 का बी ऑप्शन कह रहा है कि सर ये स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसको समझाओ, साख की दिशा में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? जैसे ही बैंक रेट में परिवर्तन होता है,
बैंक रेट में जैसे ही परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो लोन लेते हैं, उनके कोई लोन ज्यादा लेगा, कोई लोन कम लेगा, तो डेफिनेटली डायरेक्शन और यूज दोनों के दोनों जो है वो यहां पे बदल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, क्रेडिट का डायरेक्शन जो है ना वो गुणात्मक से नहीं बदलता है। एक्चुअल में डायरेक्शन का मतलब पता है, जैसे मैंने भी आपको बताया था साख की राशनिंग करना, तो साख की राशनिंग का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा लोन देना, SC ST वर्ग को ज्यादा लोन देना। तो डायरेक्शन जो होते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो बी नहीं होगा। जिन्होंने आंसर दिया है ना इस क्वेश्चन का, गुणात्मक साख नियंत्रण जो होते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो साख के यूज पे नहीं होगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा, है ना। ये जो है ना, जब साख के उपयोग में परिवर्तन होगा, इसे तो कहेंगे हम मात्रात्मक। यस, बिल्कुल सही है, एक्सट्रीमली सॉरी। जो मात्रात्मक उपकरण होते हैं बैंक रेट में, रेपो रेट में, CRR, SLR, इन सभी में अगर चेंज होता है तो मनी सप्लाई में चेंज होगा, मानते हो ना। बैंक रेट में चेंज होगा, CRR में चेंज होगा, तो इनमें जो चेंज होगा, इनमें चेंज होने से लोग या तो लोन कम लेंगे या लोन ज्यादा लेंगे। तो मनी के यूज में, साख के उपयोग में परिवर्तन हो रहा है। कौन से चेंज में? मात्रात्मक उपकरण में। लेकिन जो गुणात्मक उपकरण होते हैं, ये वो उपकरण होते हैं जिनको चयनात्मक उपकरण कहते हैं, जिनको सेलेक्टिव कंट्रोल कहते हैं। ये वो हथियार होते हैं जो किसी विशिष्ट बैंक पर चलाए जाते हैं, ये वो हथियार होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र पर चलाए जाते हैं। और जब क्षेत्र पर वो चलाए जाएंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन बदल रहा है ना। पहले ज्यादा लोन एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया जा रहा था, मान लो सरकार बोल रही है हम स्टार्टअप को लोन देंगे, तो डायरेक्शन बदल रहा है। तो जहां डायरेक्शन बदलता है वो जो होती है वो गुणात्मक होता है। अरे यार, बढ़िया प्रश्न था ये तो। आप देखो, मैं भी थोड़ा सा जल्दबाजी में कंफ्यूज हो गया, पर वापस जब इस क्वेश्चन पे आया और थोड़ा फोकस किया, तो आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो बी सही होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो बी सही होगा। डन है, डन है। ये मैंने चेंज कर दिया है, आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था ये, और यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी का तो बस एक और क्वेश्चन बाकी है, अंतिम क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एनालिसिस टूल? मॉनेटरी पॉलिसी का इनमें से कौन सा टूल नहीं है? कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है? जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आप सभी के सामने। दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। क्या रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है? क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को में निवेश करना मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन? क्या CRR में चेंज करना? ये सभी के सभी मॉनेटरी पॉलिसी के ही पार्ट होते हैं। लेकिन पब्लिक डेट मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं होता। तो सर ये किसका पार्ट होता है फिर? ये पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी होता है। ध्यान रखना, ये राजकोषीय नीति का पार्ट होता है। राजकोषीय नीति के लिए भी हम एक अलग से क्लास जो है वो लेकर आएंगे आप सभी के लिए। डन है? सभी स्टूडेंट ने मुझे लगता है आंसर यहां पे बता दिए हैं। मुझे लगता है गाइज आज ये जो हमने लगभग 20 क्वेश्चन करे हैं ना, ये 20 क्वेश्चन को करने में हमें समय तो लगा है, लगभग 1.5 घंटा लग गया है इन 20 क्वेश्चंस को करने में। पर मुझे ऐसा लगता है कि इन 20 क्वेश्चंस को करने के बाद में अगर आपने ईमानदारी से, बहुत ज्यादा डेडिकेशन से, मुझे लगता है ये क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं ना और समझे हैं मुझसे, तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक सिंगल क्वेश्चन भी आप मेरे हिसाब से एग्जाम में गलत नहीं कर आओगे। ठीक है गाइस? तो मुझे लगता है आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इफेक्टिव और अच्छी रही होगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते रहेंगे हम आपसे इसी प्रकार से।